हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से फेंग फैमिली का यंग मास्टर जो फेंग हुआ होता है उसे सभी नल्ला और नकारा समझते थे, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में एक ऐसा चांस मिलता है जिससे उसकी काया ही पलट जाती है। जब वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है तब उसके बॉडी के अंदर से ही एक ऐसी स्पिरिट एनर्जी निकलती है जो कि एक लिटिल फेरी होती है, जो उसके सामने ये प्रस्ताव रखती है अगर होस्ट चाहे तो अपने अंदर का वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स ओपन कर सकता है। यहाँ जो फेंग हुआ होता है उस वॉर्टेक्स को ओपन भी कर लेता है, लेकिन उसके लिए मुसीबत ये थी कि उस वर्चुअल वॉर्टेक्स को बनाए रखने के लिए उसके बॉडी के ही अंदर से एनर्जी सक की जाएगी। इसके लिए उसे हर हाल में लगातार प्रैक्टिस करना ही होगा, वरना उसकी डेथ भी हो सकती है। तभी आगे जा करके उसको शिवु डिवाइन बॉडी की प्राप्ति होगी। अब लिटिल फेरी जो होती है उसकी वॉर्टेक्स बॉडी को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करने में उसकी काफी मदद करती है। साथ ही फेंग के लिए एक और मुसीबत ये है कि 1 महीने के अंदर जूनियर ट्रायल होने वाला है और इस कंपटीशन में अगर उसने फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग नहीं जीती तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को उसी की ही फैमिली से खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लगातार प्रैक्टिस करने के दौरान यहाँ पे जो फेंग हुआ की बॉडी होती है वो इंजर्ड हो जाती है। उसकी बॉडी को हील करने के लिए लिटिल फेरी उसे एक फार्माकोपिया देती है। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक या ग्रंथि बोल सकते हैं जिसमें किस इंजरी के लिए कौन सा एक्लेजर कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। ये एक खोई हुई एंशिएंट बुक होती है जो कि शेन क्लैन से बिलोंग करती थी। फेरी आप आगे उस बुक के बारे में उसे बताती है कि ये किसी भी तरह के इंजरीज को आसानी से हील कर सकती है। बस इस बुक को अपने लॉर्ड को पहचानने के लिए तुम्हें अपने ब्लड से इसे रिफाइन करना होगा। अब आगे फेंग जो होता है वो फेरी के कहे मुताबिक उस ग्रंथि पे अपने खून की कुछ बूंदे डाल देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। जिस पे फेरी उसे बताती है कि तुम्हारी जो वर्चुअल मार्शल आर्ट्स की बॉडी है वो इस फार्माकोपिया द्वारा नहीं पहचानी जा रही है, क्योंकि लगता है कि तुमने अपनी वर्चुअल वॉर्टेक्स के ओपन करने के बाद इसे एनर्जी देने के लिए तुमने इतनी कड़ी प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ये बुक तुम्हें नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर से बहुत तेज अलग अलग तरंगों वाली ऑरा रिलीज होने लगती है जो चारों तरफ फैल जाती है और फिर यहाँ फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। आगे फेंग जो होता है उस ग्रंथि के सभी ज्ञान को अपने अंदर समेट लेता है। हाँ, वो अपने सामने हजारों तरह के एक्लेजर बनाने की विधि देखता है। कौन सा एक्लेजर किस डिजीज में काम आता है उसे हर एक पन्ने में ये डिटेल में इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ फेंग को हर तरह के रेयर एक्लेजर्स के बारे में पता चलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं था। जिस पे फेरी उसे बताती है कि इस फार्माकोपिया वाली ग्रंथि का इस्तेमाल करके तुम 10,000 से भी ज्यादा एक्लेजर्स बना सकते हो। जितने ज्यादा तुम एक्लेजर्स इकट्ठे करोगे ये जो फार्माकोपिया है उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और फिर ये तुम्हें किसी भी तरह के पॉइजन से इम्यून करने के साथ साथ किसी भी तरह के मल्टीपल इंजरीज को चुटकी में आसानी से हील कर सकता है। आगे फेंग हुआ कि तो यहाँ लॉटरी लग चुकी थी, वो इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपनी इंजरीज को हील करने लगता है। अब इसी दौरान वो टाइम भी आ जाता है जिस दिन जूनियर ट्रायल होने वाला था। सिटी के जो 4 बड़ी बड़ी मेजर फैमिलीज होती हैं उनके एल्डर्स इकट्ठा होते हैं। अब इन मेजर फैमिलीज के जो यंगर मास्टर होते हैं उनके बीच ये जूनियर ट्रायल होने वाला था। इन फैमिलीज में से सबसे ज्यादा घमंडी यांग फैमिली का वो काई होता है जिसकी अलग ही दुश्मनी चल रही होती है फेंग से। यहाँ कंपटीशन में फेंग के लिए ही आया था ताकि उसे अच्छा सबक सिखा सके, इसलिए वो हु फैमिली के यंग मास्टर से पूछ रहा होता है कि वो नल्ला फेंग अभी तक क्यों नहीं आया। इस पे वो कहता है कि वैसे भी फेंग तो नल्ला ही है, चाहे आए ना आए इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। जिस पे काई उसे कहता है कि उस फेंग से मेरा पुराना हिसाब किताब लेना बाकी है, आज तो मैं उसे अपनी नाक मेरे सामने रगड़ने पे मजबूर कर दूंगा। इतने में ही जूनियर ट्रायल के शुरू होने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले एरिना में उतरने वाला यांग काई ही होता है जो कि फेंग फैमिली के फेंग हुआ को चैलेंज करता है, लेकिन फेंग तो यहाँ उस ट्रायल में पहुंचा ही नहीं होता है। वो तो यहाँ उसी एक्लेजर का यूज करके अपनी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे ही वो एक्लेजर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं उसकी मेरिडियंस जो होती हैं वो रिपेयर होने लगती हैं और बस थोड़ा ही टाइम बाकी रहता है उसके ब्रेक थ्रू करने में। इसीलिए जो लिटिल फेरी होती है उसे मोटिवेट कर रही होती है कि बस थोड़ा सा पेन और बर्दाश्त कर लो, तुम जल्द ही एक नए लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। इधर दूसरी तरफ कंपटीशन के लिए फेंग हुआ को स्टेज पे बुलाने की अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, लेकिन जो यांग काई होता है वही इंतजार कर रहा होता है और अब उस अगरबत्ती के जलने तक का ही फेंग के पास वक्त होता है और अगर वो इस अगरबत्ती के जलने से पहले नहीं आया तो उसे इस ट्रायल से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा बिना ही लड़े हुए।
वक्त तेजी से यहाँ बीतता ही जा रहा होता है। यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ फेंग हुआ के बारे में ही बात करने लगते हैं। वो से अभी भी नल्ला और लूजर कह रहे होते हैं कि चाहे वो लूजर आए चाहे ना आए, इस कंपटीशन का विजेता तो वो कभी नहीं बनेगा। सभी लोग उसी के बारे में यही सोच रहे होते हैं कि वो नल्ला कहीं कोने में जाके दुबक के रो रहा होगा। इधर दूसरी तरफ फेंग हुआ को बस ब्रेक थ्रू करने में कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से पासा पलटता है। उसका नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू बस 1 सेकंड के टाइम से रह जाता है। अब यहाँ फेंग हुआ की जो फिजिक होती है वो काफी ज्यादा यूनिक होती है, इसलिए इतनी जल्दी तो वो इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ वो अगरबत्ती भी आधे से ज्यादा जल चुकी थी। इधर फेंग हुआ का जो कजन होता है वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो उसी की फैमिली का ये कजन है। अब इनका अलग ही प्लान चल रहा होता है। ये लोग तो यही चाहते थे कि फेंग हुआ इस ट्रायल में हार जाए, कि उसे फेंग फैमिली के हौज से निकालने में इन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। इधर फेंग हुआ बार बार कोशिश करने के बाद अब बहुत ज्यादा थक चुका होता है और यहाँ अपनी हिम्मत भी खो देता है, क्योंकि उस ग्लिसर का यूज करने के बाद उसकी मेरिडियंस तो अब रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। अगर वो कर भी लेता तो उस कंपटीशन में जाने से वो काफी ज्यादा लेट हो जाता। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अनाउंसर होता है फेंग फैमिली के फेंग हुआ को इस चैलेंज से डिस्क्वालीफाइड कर देता है, क्योंकि अगरबत्ती पूरी तरह से जल चुकी थी। अब ना आने के कारण इस कंपटीशन से ही उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो यांग काई अरीना से बाहर निकल पाता, वहाँ पे एंट्री होती है फेंग हुआ की, जो उस यांग काई का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अरीना में एंट्री लेता है। अब आगे जो उसका कजन होता है वो फेंग हुआ को देख के कहने लगता है कि तुम ना ही आते तो ही बेटर होता। यहाँ पे हार करके तुम हमारी फैमिली के लिए डबल एम्बैरेसमेंट पैदा करोगे, इससे अच्छा तो तुम यहाँ बिना लड़े ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते। अब यहाँ पे फेरी जो होती है वो फेंग से पूछ रही होती है कि अरे तुम तो हार मान चुके थे, तो अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम इस ट्रायल में आ चुके हो। जिसपे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे फेंग हुआ पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और फेरी उसे एक अच्छा खासा लेक्चर देके कि लोग तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, तुम एकदम नल्ले ही हो। से जब वो चली जाती है तो ये बेइज्जती यहाँ फेंग हुआ से बर्दाश्त नहीं होती और वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और इस बार वो फिर से पूरी ताकत के साथ वहाँ कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इसके कारण हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की ही एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन ये जो ऑरा होती है वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि आसपास में वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा फैल जाती है। आगे यहाँ फेंग हुआ अपने आप से बस एक ही चीज कहता जा रहा था कि बस उसे ब्रेक थ्रू करना है। और कहते हैं ना कि जिस चीज को आप एक बार करने की ठान लेते हो उसे बार बार कहोगे तो वो आखिरकार एक न एक दिन हो ही जाती है। और यहाँ फेंग के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। उसने अपने आप को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा लिया था। आगे जो अनाउंसर होता है वो फेंग हुआ से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन ट्रायल के रूल के हिसाब से उस अगरबत्ती के जलने के बाद तुम यहाँ पे आए हो, इसीलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। जिसमें यांग का उसे कहता है कि मुझे रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी यहाँ पे आ गया है तो उसे मेरे साथ कम्पीट करने दो। चाहे ये लूजर मुझसे मुकाबला करे या ना करे, रिजल्ट तो वैसे भी सेम ही होगा, मैं ही जीतूंगा। अब आगे फाइट करने की बिहुल बजा दी जाती है। यहाँ पे यांग काई एक और मौका फेंग को देना चाहता था। अपने आप के बारे में बताता है कि वो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स में ब्रेक थ्रू कर चुका है और तुम तो अभी मार्शल आर्ट के बहुत ही लो लेवल पे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खामोखाही यहाँ पे मौत हो जाए, इसीलिए मैं जरा तुम पे रहम कर देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने यहाँ पे 3 बार अपनी नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांग लो मेरे कदमों में, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी यहाँ जान बख्श दूं। जिसपे फेंग उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो, अपने मुंह से नहीं अपने एक्शन से यहाँ पे फाइट करो। अब ये सुनते ही उस यांग काई को लगती है तेज मिर्ची और वो तेजी से अपने मुक्के से अटैक करता है यहाँ फेंग पे। लेकिन फेंग ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया होता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिसे वो फेंग काई पीछे हट जाता है। अब ये देखकर तो सभी सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर फेंग को ये हुआ क्या है। उसके एक ही पंच में यांग काई जो इतना उछल रहा था वो तो एकदम पीछे चला गया। अब सभी यही सोच रहे होते हैं कि जरूर ये यांग काई बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पूरी सिटी का सबसे नल्ला लड़का इतना ज्यादा पावरफुल बन जाए कि वो यांग काई को मात दे दे। अब यांग काई ने उसे अंडरएस्टिमेट कर लिया होता है। ये जान करके वो वापस से यहाँ पे फेंग पे अटैक करता है अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन फेंग उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज करता जा रहा था। इस बात पे और भी ज्यादा वो यांग काई तंतना जाता है और ये कहते हुए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लूजर से मैं यहाँ पे हार जाऊं, और अब अपने वो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है।
जो कि यांग फैमिली की ही एक बॉक्सिंग टेक्निक होती है और ये उनकी फैमिली की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होती है। उसकी इस मूव को देख करके जो फेंग के दुश्मन होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि अब तो यहाँ फेंग गया काम से, क्योंकि वो इस पंच का मुकाबला तो अपने सपने में भी नहीं कर सकता। लेकिन फेंग जो होता है वो इस पंच का मुकाबला करने के लिए अपना वज्रा फिस्ट इस्तेमाल करता है। दोनों की पंचेस आपस में टकराती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो फेंग हुआ का जो वज्रा फिस्ट था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके एक ही मूव से वो जो यांग काई होता है वो धराशायी हो जाता है। ये वज्रा फिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस यांग काई के तो हाथ ही टूट जाते हैं। देख करके उसका फादर जो यांग फैमिली का एल्डर होता है वो तो तनतना जाता है और बस यही कह रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मेरा बेटा इस जैसे नल्ले से हार जाए, वो भी एक ही मूव में। इस पे हु फैमिली का एल्डर कहता है कि इस लड़के ने एक इंटरमीडिएट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है। तो मतलब यही है कि ये भी अपनी इंटरमीडिएट लेवल के मार्शल आर्ट को ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब आगे उस जूनियर ट्रायल के फर्स्ट राउंड में विजेता फेंग को घोषित किया जाता है। आगे देखेंगे कि अगले राउंड में फेंग का मुकाबला करने के लिए अब कौन उतरता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी गाइस यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। और आप लोगों को जाने से पहले ये एपिसोड कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर ना जाएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।